अफसरों को आजादी, बुनियादी ढांचे में सुधार, तय समय सीमा में काम करेंगे जैसी 10 प्राथमिकताओं पर काम करेंगे नरेंद्र मोदी। चार जून को बुलाया गया संसद का सत्र, पहले 2 दिन नए सांसद लेंगे शपथ। 2 सीटों से लोकसभा चुनाव जीते नरेंद्र मोदी, वाराणसी सीट अपने पास रखेंगे, वडोदरा से दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप, पेड़ से लटका दिए गए थे शव, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 2 और हिरासत में। तमाम खबरें जो है वो नरेंद्र मोदी साहब की नई सरकार, प्रधानमंत्री बन गए हैं, उससे जुड़ी आ रही है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की आज दूसरी बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के सामने नई चुनौती पेश की। वैसे थोड़ी सी मुझसे गलती हो रही है, नई चुनौती मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तो चुनौती है, नई तो तब होगी जब पुरानी वाली काम नहीं की हो। उनकी तो सरकार ही अभी बनी है, ये मेरी गलती, मैं मानता हूं उसे। उन्हें गाइडलाइंस दी और उनसे 100 दिन का एजेंडा मांगा। सरकार अपनी प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं तय करने में तेजी से लगी हुई है। 3 दिन के भीतर कैबिनेट की दूसरी बैठक में नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को बता दिया कि वो उनसे कितनी उम्मीद रखते हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि वो बताएं कि अगले 100 दिन में वो क्या क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये विषय भी कहा है, पहला 100 दिन में हर एक मंत्री अपना अपना टाइम टेबल तय करे, प्राथमिकता क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया कि उन्हें सिर्फ योजना नहीं, अमल भी चाहिए। गुरुवार का उनका मोदी मंत्र 3 सूत्रों का था: सुशासन, नतीजा और अमल। सुशासन ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसके ऊपर लोग प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। दूसरा विषय उन्होंने कहा डिलीवरी, तीसरा विषय उन्होंने कहा उसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन। साफ तौर पर प्रधानमंत्री की कोशिश सरकार के रंग ढंग बदलने के साथ साथ लोगों में भरोसा पैदा करने की भी है। एक अंग्रेजी अखबार में उनके प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्रा के हवाले से सरकार की जो 10 प्राथमिकताएं सामने आई हैं, वो कुछ इस तरह हैं। नौकरशाही में भरोसा पैदा किया जाए, अफसरों को अधिकार और आजादी दी जाए, शिक्षा, बिजली और पानी पर ध्यान दिया जाए, सरकारी टेंडरों में ई नीलामी का सहारा लिया जाए, मंत्रालयों में तालमेल को बढ़ावा दिया जाए, जनता के लिहाज से सोचा जाए, आर्थिक विकास की बाधाएं हटाई जाएं, बुनियादी ढांचे में सुधार हो, तय समय सीमा में कामकाज हो और नीतियों में एक निरंतरता हो। जाहिर है नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अगर लोगों ने बदलाव के नाम पर वोट दिए हैं तो वो बदलाव दिखें, लेकिन कई बार ज्यादा जल्दी ऐलान भी पांव की बेड़ी बन जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को जल्दी तय करना चाहते हैं। चुनावों के दौरान किए गए वायदों को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मंत्रियों को 100 दिन के अंदर अपना एजेंडा तय करने का निर्देश प्रधानमंत्री की इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। दिल्ली से शालिग्राम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। नई लोकसभा का पहला सत्र 4 जून से शुरू होगा। 1 हफ्ते के इस सत्र में सांसद शपथ लेंगे और राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। यह भी तय होगा कि विपक्ष का नेता कौन होगा इस सत्र में। नरेंद्र मोदी की दूसरी कैबिनेट बैठक में 16वीं लोकसभा के पहले सत्र की तारीख तय हुई है। ये सत्र 4 जून से शुरू होगा, 11 जून तक चलेगा। 12 जून की तारीख सुरक्षित रखी गई है। कैबिनेट ने तय किया है कि 4 और 5 जून को नए सांसद शपथ लेंगे। 6 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। माना जा रहा है कि सुमित्रा महाजन का नाम इसके लिए तय हो चुका है। 9 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, जिसमें सरकार अपने 5 साल का एजेंडा रखेगी और 10 और 11 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस और धन्यवाद प्रस्ताव होगा। वैसे लोकसभा के इस सत्र में अहम मुद्दा नेता विपक्ष के नाम का फैसला होगा। कांग्रेस ने सोनिया गांधी को अपने संसदीय दल का नेता चुना है, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के पास 10% सीटें भी नहीं हैं। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि वो पुराने नजीर देख रहे हैं, उसी के हिसाब से आगे फैसला होगा। We are studying
हम सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, अभी हमारे पास समय है। And we are discussing the issue. There is still time. संसद का यह विशेष सत्र एनडीए सरकार के लिए पहला मौका होगा अपना एजेंडा संसद और देश के सामने पेश करने का। उम्मीद है कि हाल के चुनावों में एनडीए गठबंधन ने आम लोगों से जो वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा करने के लिए एनडीए सरकार अपना रोड मैप संसद के इसी विशेष सत्र में पेश करेगी। संसद भवन से शालिग्राम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी अब तक की किसी भी कैबिनेट से ज्यादा है। 7 महिला मंत्रियों में 6 को कैबिनेट में जगह देकर मोदी ने महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश देने की कोशिश की। मैं सुषमा स्वराज, नजमा हेपतुल्ला, उमा भारती, भारत के स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, हरसिमरत कौर और निर्मला सीतारमण। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में ये 7 महिलाएं 15% का हिस्सा घेरती हैं। इनमें से निर्मला सीतारमण को छोड़कर बाकी 6 कैबिनेट मंत्री हैं, यानी मोदी सहित 24 कैबिनेट मंत्रियों में उनका हिस्सा 25% है। नरेंद्र भाई से मुझे उम्मीद है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, तो उन्होंने जो कहा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वो किया। भारत की किसी भी कैबिनेट में शायद इतनी महिलाएं पहले कभी आई हों। यूपीए सरकार के करीब 80 मंत्रियों में 9 महिलाएं थीं, लेकिन कैबिनेट में उनकी तादाद कम रही। इस लिहाज से मोदी कम से कम इस मोर्चे पर महिला सशक्तिकरण में आगे दिखाई पड़ते हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश मंत्रालय संभालने वाली इंदिरा गांधी को छोड़ दें तो सुषमा स्वराज देश की पहली विदेश मंत्री हैं। इससे महिला मंत्रियों के हौसले काफी बुलंद हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को पहचाना और औरतों का सुधार करने के लिए, सत्कार बढ़ाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन अपनी कैबिनेट में औरतों को दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये औरतों को आगे आने से औरतों की तकलीफों में सुधार भी आएगा और हालात में भी सुधार आएगा। मोदी सरकार का एक और विस्तार हाल में होना है, यानी और महिलाओं के शामिल होने की गुंजाइश बची हुई है। डेमोक्रेसी के लिए तो हमेशा ही अच्छा साइन होता है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा सदन में पहुंचे। पिछली बार की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी महिलाएं हैं ये एक शुभ संकेत है, क्योंकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आधी आबादी ही अगर सदन के अंदर रहे तो ये अच्छा होता है। वैसे महिलाओं के सशक्तिकरण का ये सफर अभी बाकी है। आखिर लगभग सारे दल महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा करते रहे हैं। संसद से लेकर कैबिनेट तक महिलाओं की बढ़ी हुई नुमाइंदगी भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छा इशारा है, अच्छे दिनों का इशारा है। लेकिन इस बढ़ी हुई भागीदारी को महिलाओं की बराबरी और इंसाफ तक भी पहुंचना चाहिए, तभी वाकई में हम कह सकेंगे कि उनके अच्छे दिन आ रहे हैं। नई दिल्ली में कैमरामैन प्रेम सिंह और सुशील राठी के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपना कामकाज संभाल लिया। क्या है गृहमंत्री के एजेंडे में, आइए जानने की कोशिश करते हैं नीता शर्मा की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नए गृहमंत्री राजनाथ सिंह स्वागत के बाद कामकाज संभालने के लिए बैठे। नया दफ्तर है, इसलिए 3 घंटे तक अफसरों के साथ मीटिंग चलती रही। पहले ही बैठक में राजनाथ सिंह ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के रिश्ते बिगाड़े बिना राजनाथ अपना काम करना चाहते हैं। उन्होंने जो प्राथमिकता तय की हैं, उनमें आंतरिक सुरक्षा, जम्मू कश्मीर और नक्सलवाद सबसे अहम है। वैसे उनकी चिंता का एक मुद्दा चीन और बांग्लादेश की सीमा से जुड़े विवाद भी है। शायद इसलिए नॉर्थ ईस्ट के एक सांसद को गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। This is a very high profile, very important ministry under the government of India and ये एक अहम मंत्रालय है जिसमें हमें कई मुद्दों को देखना पड़ता है। इनमें कानून और सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं। law and order and other developmental activities attached to this ministry. वैसे गृह मंत्रालय ने विचार विमर्श के साथ ही कामकाज की शुरुआत भी कर दी है। उन राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा रही है जहां नॉर्थ ईस्ट के लोग अच्छी तादाद में रहते हैं।
एडवाइजरी में ऐसे इलाकों में संवेदनशील पुलिस वाले तैनात करने, वर्कशॉप आयोजित करने और हिंसा रोकने के लिए कदम उठाने की बात होगी। राजनाथ सिंह ने देश के गृह मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन वो मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं। शायद वो जानते हैं कि इस मंत्रालय से जुड़े हुए सभी मसले संवेदनशील होते हैं और उनके द्वारा दिया गया कोई भी बयान देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इसलिए शायद वो संभल कर चल रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रपेश त्रिपाठी के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कटरा गांव में 2 नाबालिग बच्चियों के शव पेड़ से लटके मिले। परिजनों का आरोप है कि दोनों नाबालिग बच्चियों की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। इस मामले में 2 पुलिस वाले सहित 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। घर से मैं आया तो लड़की खींच के ले गया। मैं देखता भागता रहा हूँ। पुलिस में शिकायत की आपने? पुलिस वालों ने क्या कहा? तो पुलिस के पास में गई। पुलिस वालों ने उसको पकड़ के हमको भगा दिया वहाँ से। उसको कहीं सुनी, उसने देने को कहा। पुलिस वाले एक सर्वे सिपाही, उसने मना किया। उसने उसको कोठी में ले जा करके उसको मना कर दिया और थोड़ी देर बाद उसने हमसे जाकर उनके घर वालों को भेज दिया। पहला हमको बाद कहीं देख जाके टंगी हुई है देखने। और वहीं बदायूं में हमारे संवाददाता रवीश रंजन मौजूद हैं। वो क्या बता रहे हैं वहां से। बदायूं से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त कटरा गांव में हूं। ये वही गांव है जहां पर 2 नाबालिग लड़कियों को यहां पर लटका पाया गया और ये वो पेड़ है जहां पर नाबालिग लड़कियां लटकती पाई गई थीं और उसके बाद में हंगामा हुआ। गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने लड़कियों के गायब होने की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। मंगलवार की शाम को 2 चचेरी बहनें टॉयलेट के लिए इस गांव से बाहर निकली थीं और उसके बाद में मंगलवार की जब रात को 9 बजे तक ये लड़कियां नहीं लौटी तो फिर जो संबंधित परिवार था लड़कियों का वो पुलिस थाने गया, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि अभी कोई है नहीं, 2 घंटे बाद आप आइएगा। एक टरकाने वाला रवैया रहा और उसके बाद में 2 घंटे के बाद में जब फिर से पूरा परिवार गया लड़कियों का, तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। बुधवार की सुबह जो लड़कियों के जो परिवार के लोग थे उनको पता चला कि लड़कियां लटकी पाई गई। यहां पर उनको लटका दिया गया था मारने के बाद में और उसके बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें रेप की पुष्टि हुई है। बहुत ही एक ऐसा मामला है जिसमें अगर पुलिस शायद तत्काल कार्रवाई करती तो हो सकता था कि लड़कियों की हत्या नहीं होती, लेकिन रेप करने के बाद में हत्या हो गई है। गांव वालों ने तकरीबन 13 घंटे तक उन लड़कियों के शव लेने से भी मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद में काफी सारे पुलिस वाले आए और गांव वालों की ये डिमांड थी कि इसमें एक ऐसी जांच हो जो दूध का दूध और पानी का पानी हो। मेरे साथ में गांव के प्रधान हैं, मैं गांव के प्रधान से बात करता हूं। आप ये बताइए कि अब तक क्या हुआ है? पुलिस के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, क्या बातचीत हुई है? बातचीत आई, प्रशासन ने जो भी कल पूरे दिन अधिकारी लोग यहाँ पर रहे मौजूद, माननीय आज DIG साहब भी आए थे और अपना जो हमारे बदायूं के SSP महोदय हैं अतुल जी, वो भी यहाँ पर मौके पर आए। उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की है। हम लोग ये चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और ये गरीब परिवार के लोग हैं, इनके लिए पूरा न्याय मिले। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1.5 महीने से 4 परिवार बैठे हैं। उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। उनके प्रदर्शन के बाद आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनके दबंग रिश्तेदार इनको लगातार धमका रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। आज भी पीड़ित लड़कियों के घर वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दफ्तर पहुंचे। SC आयोग के बाहर नारे लगा रहे इन लोगों की आवाज पता नहीं कितनी दूर तक पहुंच पाएगी। ये हिसार के भगाना गांव के लोग हैं, जहां दबंग लोगों ने इनकी 4 बेटियों के साथ बलात्कार किया और अब इन्हें धमका रहे हैं।
1.5 महीने से ये लोग अपने घर बार छोड़कर दिल्ली में पड़े हुए हैं। वहाँ बिल्कुल डरावना माहौल है, लोग बिल्कुल डरे हुए हैं। जो यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पर, हिसार में भी, और जो गांव में जो बचे हुए हैं वो बिल्कुल ही बुरे हालात में हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने फिर से इनकी बात सुनी है, लेकिन कार्रवाई के जगह उसने इन्हें एक प्रस्ताव भर दे दिया है। कहा है कि वो 2 जून तक अपनी ओर से उन अफसरों की सूची सौंपे जिनसे वो जांच कराना चाहते हैं। इतने भर से गांव वाले संतुष्ट हैं। इंक्वायरी अफसर जो है वो हमारी मर्जी के अनुसार होंगे और जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। ये मामला 23 मार्च का है, जब गांव की 4 लड़कियों को बदमाशों ने अगवा किया, उनसे बलात्कार किया और उन्हें भटिंडा रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चले गए। इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन उनके परिवार वाले इससे और नाराज हैं। पीड़ित परिवार भागकर इस उम्मीद में दिल्ली आया कि 16 दिसंबर के गैंग रेप पर उबल पड़ने वाली दिल्ली उनकी भी सुनेगी, लेकिन कुछ छुटपुट किस्म के समर्थन के अलावा बाकी दिल्ली को फुर्सत नहीं है। क्या इसलिए कि ये लोग गांव से आए हैं और दलित हैं। लेकिन हम सबको सोचने की भी जरूरत है कि जिस तरह का दिसंबर 16 के बाद आंदोलन हम किए, इस मामले में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको अपने गांव से निकाल दिया जा रहा है, घर से निकाल दिया जा रहा है। ये हम लोग सबको, हमारे पूरे समाज को छूता क्यों नहीं है। इन्हें इस जंतर मंतर पर 1.5 महीने हो गए हैं। देखें कब इन्हें इंसाफ और भरोसा मिलता है। 4 दलित लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले में फिलहाल एससी आयोग ने जांच की बात तो कह दी है, मगर जंतर मंतर पर बैठे इन परिवार वालों को इंसाफ के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। नई दिल्ली से सुमी के साथ मोइन कादरी, एनडीटीवी इंडिया। और वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, उसके बाद बहुत रेयरली होता है, बहुत कम होता है इस कार्यक्रम में, कुछ फिल्मी बातचीत होगी। मशहूर अदाकार अक्षय कुमार हमारे साथ होंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बड़ा फिल्मी टाइप का माहौल था। मैंने कहा आज एक दिन के लिए न्यूज पॉइंट पे भी फिल्मी माहौल कर ले। अक्षय कुमार से मिलिएगा थोड़ी देर बाद। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। तो बड़ा दिलचस्प है ये हफ्ता इस लिहाज से कि नरेंद्र मोदी साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। तो बड़े लंबे अरसे से मोदी साहब को जानता हूं, लेकिन पहले तो ये कभी नहीं पता था कि वो इस मुल्क के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश ने उनको वोट डाला, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर ये मुझे नहीं पता था कि उनकी शपथ ग्रहण समारोह में इतना फिल्मी तड़का होगा। तो मैं उस दिन जब देख रहा था टेलीविजन पर, मुझे प्रमोद महाजन और 2004 के चुनाव की याद आ गई, जब कई मैगजीन्स ने लिखा था उसके बारे में कि भाई ये भप्पी जप्पी मेला इकट्ठा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अटल बिहारी वाजपेयी वो चुनाव हार गए थे 2004 में बड़ी बुरी तरह से। तो मैंने कहा थोड़ा सा फिल्मी मौसम है। मैं देख रहा हूँ तस्वीरों पर पेज 3 में छपती हैं बड़े बड़े सितारों की मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में। तो हमारे कार्यक्रम में ऐसा बहुत शायद कभी होता होगा, लेकिन आज आपके लिए थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा बदलाव। हमारे साथ 3 बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो ये मोदी जी की सेरेमनी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा फिल्मी तड़का आज आपको पहली बार मेरे प्रोग्राम में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सोनाक्षी सिन्हा मौजूद हैं, हमारे साथ अक्षय कुमार मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे पुराने मित्र विपुल शाह साहब मौजूद हैं, जो कि बहुत मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। इनकी जो फिल्म आ रही है उसका विषय बड़ा दिलचस्प है। अक्सर आप लोगों ने अलग अलग एनालिसिस और आकलन में यह पढ़ा होगा, ये देखा होगा कि हिंदुस्तान में जो इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, आंतरिक सुरक्षा का मसला है, राजनाथ सिंह का महकमा होगा वो इस मुल्क में संभालने के लिए, ये जो मॉड्यूल्स ऑपरेट करते हैं हिंदुस्तान में, उनकी बड़ी समस्या है। उनकी समस्या इस लिहाज से है क्योंकि कहा जाता है कि वो एक स्लीपर सेल्स के तहत ऑपरेट करते हैं। वो लोग जो समाज में अपने तरीके से घुल मिल जाते हैं, लेकिन समाज के कई हिस्सों को कभी पता नहीं चलता उनकी असली गतिविधियों के बारे में। ये स्वाभाविक है कि किसी स्तर पर, किसी लेवल पर नहीं आते,
इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है। मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूं कि इंटेलिजेंस गैदरिंग में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, चाहे वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हो या वो राज्य की पुलिस हो, स्टेट की पुलिस हो। इसी विषय पर एक फिल्म बनाई है विपुल शाह ने। अक्षय कुमार उसमें एक किरदार निभा रहे हैं, एक आर्मी ऑफिसर का। विपुल, स्लीपर सेल्स पर फिल्म बनाने का मकसद क्या? क्योंकि कई दफे हम लोगों ने देखा है कि आलोचक ये कहते हैं, मैं सिनेमा नहीं देखता हूं इसलिए मैं बिल्कुल उस पर कमेंट नहीं करूंगा, आलोचक ये कहते हैं कि जब गंभीर विषयों पर फिल्म बनाई जाती है तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की वजह से असली मुद्दा कहीं खो जाता है। ये बड़ा सेंसिटिव है स्लीपर सेल्स पे फिल्म बनाना। बिल्कुल। जब हमने आज तक कभी टेररिज्म या ऐसे किसी सब्जेक्ट पे कभी कोई फिल्म बनाई नहीं, बिकॉज अक्षय और मैं हम दोनों बहुत फर्मली बिलीव करते हैं कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और किसी के अगेंस्ट कमेंट किया जाए। जब मुर्गाडॉस जी ने ये स्क्रिप्ट हमें नरेट किया तो इसका जो रियलिज्म और इसकी जो इंटेलिजेंस थी और इसका जो ट्रुथ था, इसकी जो सच्चाई थी, वो हमें इतनी अच्छी लगी। और क्योंकि आप लोगों का बहुत ही मेजर हिट कॉम्बिनेशन रहा है आप सब लोगों का, सक्सेसफुल सिनेमा के हिसाब से बड़ा मनोरंजक, आनंदमय, मजाकिया सिनेमा है, तो बड़ा गंभीर विषय है उसके हिसाब से। नहीं, विषय गंभीर होने के साथ साथ उसमें वो एंटरटेनमेंट के एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि ये फिल्म किसी रिलीजन, किसी देश को टारगेट ना करते हुए हमारे देश के जो स्लीपर सेल्स हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे बनते हैं, उसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर के फॉर्मेट में हमारे जो डायरेक्टर हैं मुर्गाडॉस जी, उन्होंने पिरोया, तो वो हमें बहुत एक्साइटिंग लगा और इसलिए मैंने प्रोड्यूस करने का फैसला लिया। और अक्षय जी को भी वो बहुत पसंद आई तो अक्षय ने एक्ट करने का फैसला किया। सोनाक्षी को भी उतनी ही पसंद आई। सो इट वाज लाइक बैक टू बैक, वन गो में कास्टिंग हुई और फिल्म शुरू हुई। अक्षय, कोई खास वजह? क्योंकि जैसे मैंने कहा आप लोगों की टीम ने सुपरहिट फिल्म्स डिलीवर की हैं, लेकिन वो बड़ी एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड रही हैं। आपका एक हल्का सा मजाकिया किरदार अंदाज उसमें नजर आए। ये बड़ा सीरियस सब्जेक्ट हो सकता है। मुद्दा बहुत सीरियस है। हाँ। और कहानी जैसे विपुल साहब ने बताया कि इसके अंदर स्लीपर सेल्स के बारे में बात की जाती है। मुझे नहीं लगता आज तक किसी डायरेक्टर ने या किसी प्रोड्यूसर ने हिंदी सिनेमा में या इवन हॉलीवुड के अंदर किसी ने स्लीपर सेल्स के ऊपर फिल्म बनाई। मैं खुद ताज्जुब है मुझे कि इस इतने बढ़िया मुद्दे पर कि आप कितनी चीजें दिखा सकते हैं। मतलब इट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर, कमाल की इंटेलिजेंट थ्रिलर बन सकती है, लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगा। आई डोंट नो, या तो किसी को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आई कि या ऐसा भी हो सकता है टाइप कास्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है, और आप लोग प्लीज मुझे करेक्ट किएगा, कि एक जैसे अंडरवर्ल्ड एक टाइप कास्ट सा बहुत लंबे वक्त से बना हुआ सब्जेक्ट है, तो घूम फिर के कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी सिनेमा में अंडरवर्ल्ड और टेररिज्म की खिचड़ी बन जाती है। ये बिल्कुल अलग विषय नहीं, ये उससे कुछ नहीं लेना देना। मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अंडरवर्ल्ड वाली जो चीजें हैं, ये कई फिल्में आ चुकी हैं और खिंचतान के उसमें से एक दो तो मैंने भी की हैं, तो उसके अंदर तो ये काफी चीजें खिंच गई हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये जो बात है, ये मैं पूरी दाद दूंगा मेरे डायरेक्टर AR मुर्गाडॉस की कि उस इंसान ने कैसे सोचा। कभी भी सर, आप कभी भी उन इंसान से अगर मिलने का आपको मौका मिले तो उसके जैसा मैंने इंसान कभी देखा नहीं है। 5 फुट 2 इंच का इंसान है और बात करता नहीं किसी से, चुपचाप रहता है। सारे जो किस्से आप इस कहानी के अंदर देखेंगे खुद ही सोचा है, खुद ही लिखा है। कभी कोई अखबार में से, कभी न्यूज में से, कभी यहां वहां मिलू के मिला है, लेकिन कभी किसी हॉलीवुड फिल्म को देखी नहीं, उसमें से कोई चीज उठाई नहीं। और उस इंसान की हर फिल्म दूसरे हर टेरिटरी में, यानी कि वो तमिल में फिल्में बनाता है तो तेलुगु वाले उसकी उठाते हैं फिल्में, बंगाल वाले फिल्में उठाते हैं, सब ने उसकी कितनी सारी फिल्में उठा के रीमेक किया हुआ है। तो हम ये एक्चुअली तो रीमेक ही है फिल्म, उन्होंने पहले तमिल में बना चुके हैं तुपाकी, लेकिन सिर्फ ज्यादातर अक्षय कहाँ शूट हुई है फिल्म? ये सारी फिल्म हम मुंबई में पूरी फिल्म मैं ये जानना चाह रहा था, बड़े दिलचस्प है, क्योंकि मैं आपको छोटी सी एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा कि 26/11 के बाद, 26/11 के बाद और पोस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टेज में बहुत कुछ निकल कर आना शुरू हुआ भारत सरकार के बीच और
महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच, और उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई थी तब वो था कि इस तरह के जो स्लीपर सेल्स होते हैं, ये मॉड्यूल्स होते हैं, ये मुंबई इतना बड़ा शहर है, आपका हमारा सबका पसंदीदा शहर है, तो कैसे उसमें बस जाते हैं और आपको पता करना तकरीबन असंभव होता है, क्योंकि आप कैसे जान सकते हैं कि जुहू में किस तरह के ऑपरेटिव्स बैठे हैं या किसी बांद्रा में किस तरह के ऑपरेटिव्स बैठे हैं। उनकी बीवी को नहीं पता होता। हाँ, उनकी फैमिलीज में नहीं पता होता। हाँ, उनकी बीवी को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता होता, तो पड़ोसियों का तो भूल ही जाओ। हाँ, सोनाक्षी, किस तरह का कैरेक्टर है आपका? मजेदार, हंसने या बहुत ज्यादा सीरियस? मेरे लिए तो काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर था, क्योंकि पर्सनालिटी वाइज ये मुझसे सबसे ज़्यादा करीब है। हाँ। एक बहुत ही स्पोर्टी गर्ल का किरदार है और इसे निभाते हुए मुझे काफ़ी मज़ा आया। शी इज़ अ यंग गर्ल हु इनकी मुलाकात होती है एक अरेंज मैरिज सेटअप में, और हाउ द लव स्टोरी देन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। पहले इनको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं हाँ ये लड़की को थ्रिलर में लव स्टोरी है जी बिल्कुल। हाँ। ऐसा लव स्टोरी नहीं, ऐसा नहीं भाई, मतलब इट्स इंटरवोवन सीरियसनेस में, क्योंकि पिक्चर कहानी ये है कि मैं हॉलिडे के लिए आता हूँ। हाँ। आर्मी के ड्यूटी करने के बाद हर एक आर्मी ऑफिसर अपने अपने घर जाता है, तो मेरा घर मुंबई में है। हाँ। मेरे पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते हैं, अरेंज मैरिज के लिए इनके घर ले जाते हैं। हाँ। वहाँ मैं देखता हूँ ये बड़ी घूंघट पे और ऐसे ऐसे, तो मैं कहता हूँ पिताजी मुझे तो नहीं अच्छी लगी लड़की, क्योंकि मुझे ये थोड़ा मतलब वेस्टर्न की चाहिए, थोड़ी बहुत वेस्टर्न होनी चाहिए, तो ये मुझे नहीं अच्छी लगी। और ये बात ऑब्वियसली कोई भी लड़की को नहीं अच्छी लगेगी कि आप रिजेक्ट हो जाओ। और फिर मुझे पता लगता है कि ये एक्चुअली में हमेशा होता है ना कि घर में कोई लड़का देखने आ रहा हो तो लड़की को पहले ही बोल देते हैं कि घूंघट घूंघट डाल लो, यूं थोड़ा हिंदुस्तानी, एकदम कट्टर हिंदुस्तानी बन जाओ, जबकि वो नहीं चाहती थी। और लेकिन फिर मैं इसको देखता हूँ, यार शी इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स वुमन एंड शी इज अमेजिंग। इतना मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। तब मैं उनके पिताजी को बोलता हूँ जी नहीं हाँ, तब फिर वो सोनाक्षी, आप एक पारंपरिक लड़की हैं जो परंपरावादी तरीके से अक्षय को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। करती तो हूँ, बट वो काम नहीं करता। बट आई एम सेइंग दैट जो बिकॉज इट्स सच एन इंटेलिजेंट, सच अ सीरियस फिल्म, उसमें जिस तरह लव स्टोरी वीव की गई है, it brings out the lighter moments in the film. Also within the seriousness of it. Yeah, and also the fact is that he's a army man. तो आर्मी मैन की एक जिंदगी जो एक आम रियल जिंदगी होती है, उसकी फैमिली साइड होती है, और वो जीते जीते वो कैसे अपने मिशन को पूरा करते हैं, उसका जो वीविंग उन्होंने किया है वो बहुत खूबसूरत है। तो ये कहानी है फिल्म की, और दूसरी कहानी मिशन है, और दोनों को जिस तरीके से पिरोया है, क्रॉस इंटरक्रॉस होती हैं बार बार, वो बहुत खूबसूरत है फिल्म में। लेकिन जिसमें वापस अपने उसी एजेंडे पर आ रहा हूं कि कभी कभी कॉम्प्लेक्स विषयों को, विपुल, और आप बहुत तजुर्बेकार हैं, बहुत सफल सिनेमा आप और अक्षय ने दिया है, पेचीदगी वाले विषय में जो नैरेटिव होता है उसमें ना भाषणबाजी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, नैतिकता की नेतागिरी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब बार बार स्क्रीन पे आके ऐसा ना हो कि हीरो हीरोइन जो है वो ऑलमोस्ट एक किस्म का राष्ट्रगान करने लगे। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आती है जब इस तरह का आप स्क्रिप्ट डील कर रहे हो? जो बेसिक पॉइंट था कि जब हमें ये स्क्रिप्ट नरेट हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा कि अक्सर हिंदी सिनेमा हम अंग्रेजी में कहते हो जिंगोइज्म। हाँ, तो टेररिज्म और अमेरिकन सिनेमा की बहुत बड़ी समस्या है। तो टेररिज्म मतलब गन उठा के कुछ लड़के हैं या बम फोड़ रहे हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट ही इतना नया था। अगर ये सब्जेक्ट इतना जेन्युइन और इतना डीप और इतना रियलिस्टिक नहीं होता, तो सिर्फ वो जिंगोइज्म वाला या नारेबाजी वाला टेररिज्म के अगेंस्ट का सब्जेक्ट होता, तो ना मैं करता ना अक्षय जी करते। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हम दोनों की ये सोच रही है कि वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी जो सच्चाई है और इतना इंटेलिजेंटली उन्होंने किया है कि मैं ऐसा बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म के बाद लोगों का थ्रिलर बनाने का नजरिया हिंदी सिनेमा में बदल जाएगा। ये एक नई शुरुआत है, जैसा हम कई क्षेत्रों में देख रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है। वक्त पर एक ब्रेक का। अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा और विपुल शाह ने जिस बात का जिक्र किया, थ्रिलर एक्चुअली, क्योंकि देखिए जो कुछ भी किसी के जीवन में होता है, अगर आप उसको एक चश्मे से देखने की कोशिश करें, तमाम किताबों में इस बात को लिखा गया है, डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए इसे प्रदर्शित किया गया है, समझाया गया है, तो अगर आप
किसी भी आतंकवादी या आतंकवाद से जुड़ी हुई घटना या उसके पीछे जो कुछ भी होता है, इनको अगर कभी खबरों के माध्यम से भी जानिए या पढ़िए तो ये वाकई एक किस्म की थ्रिलर ही होती है। जब आपको पता चलता है कि कोई हैडली मुंबई में कहां कहां होकर गया है, तो मैं भी जब पहली दफे अखबार में उन डिटेल्स को पढ़ रहा था तो वो थ्रिलर ही था, क्योंकि वो समझ में आता है कि शायद आप जिस रेस्टोरेंट में परिवार के साथ भोजन करने गए हो, किसी चाइनीज, जापानीज, थाई रेस्टोरेंट में, तो आपको पता भी नहीं होगा कि बगल वाला व्यक्ति जो है वो शायद हैडली था जिसने आपके साथ डिनर किया। तो इसलिए थोड़ा सा थ्रिलर के एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी। तो हमारी और अक्षय साहब की गपशप हो रही थी इस बात को लेकर कि किसको किस तरह का काम पसंद है। उनको यकीनन एक्टिंग बहुत पसंद होगी, इसीलिए वो इतने सफल है। सोनाक्षी सिन्हा को एक्टिंग बहुत पसंद होगी, इसलिए वो इतनी सफल है। हम वापस आते हैं अपने विषय पर, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है सब्जेक्ट। जब आप स्लीपर सेल्स पर, कहना बड़ा अच्छा लगता है, मैं जानता हूं कि बहुत तमाम मित्र हैं मेरे बॉलीवुड में, तो मैं जानता हूं कि कहने में बड़ा इंटेलेक्चुअल साउंड करता है, लेकिन एक अच्छे विषय पर संगीनता के साथ, गंभीरता के साथ फिल्म बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अक्षय, एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस के बाद हमेशा एक हम लोग सिनेमा का सिस्टम इसी तरह से होता है, हम लोग धारणा बना के चलते हैं अपने एक्टर्स के बारे में, तो तोड़ने का डर होता है कि आप कोई बहुत सीरियस फिल्म कर रहे हैं और उसमें कहीं से आप कूदने वाले नहीं हैं। मतलब मुझे नहीं पता अगर आप कूदे हो नहीं कूदे हो, लेकिन एक कहने का सेंस मेरा ये है, आप बोल रहे इमेज, हाँ, कि वो इमेज तोड़ पाते हैं आप लोग। हाँ जी, कई बार मैंने क्योंकि विपुल शाह का तो पैसा लगा है, तो विपुल शाह की तो जान निकल जाएगी अगर आपकी इमेज टूट गई। नहीं, मैं तो हमेशा ऑन द ये इंसान, मैं आपको इनके बारे में बताऊं कि इन्होंने पहली फिल्म जो लाई थी मेरे पास जी, मैंने जब पहली बार इनको मिला था तो मैंने सोच लिया था कि मैंने इनके साथ फिल्म करनी नहीं है, क्योंकि एक नए आदमी हैं, मतलब क्या लेके आएंगे। लेकिन इन्होंने जब कहानी बनाना शुरू की, बताना शुरू की मुझे कि अक्षय जी कहानी ये है कि 3 अंधे मिलकर एक बैंक लूटते। एक मिनट बैठना जरा वापस, क्या कहा? 3 अंधे बैंक लूटते? हाँ सर, सुनाओ। और सुनाना शुरू किया, एंड आई वाज बोल्ड। फिर उन्होंने अगली फिल्म बनाई जिसका नाम वक्त था। इट इज अबाउट फादर एंड सन। तो जो इमेज मेरा वहां से तोड़ के ये है, फिर उसके बाद इन्होंने, मतलब बेसिक फॉर्मूला है कि विपुल शाह कोई कहानी अगर आपको बोर कर दे सुनाकर, तो फिर आप वो फिल्म कर लेते हैं। नहीं, बोर करते हैं नहीं, पर हमने हमेशा कोशिश की है कि हम रिपीट ना करें। हाँ। तो आंखें के बाद, वक्त के बाद नमस्ते लंदन बनाई, जिसमें पहली बार पंजाबी मुंडा बन के ये आए, फिर सिंग इज किंग बनी, फिर हमारी एक्शन रिप्ले बनी, जो फिल्म नहीं चली पर हमने बिल्कुल नई कोशिश की थी। फिर ये एक नई कोशिश। से डर नहीं लगता एक एस्टैब्लिश्ड स्टार में? वक्त में मैं तो चाहता हूं कि मैं अपनी इमेज हमेशा एक जगह पे कायम ना रखूं, बदलते रहूं, चाहे वो एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो, थ्रिलर हो, सब चीज बदलना चाहता हूं मैं। आप लोगों को लगता है, क्योंकि शायद मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है आप लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर हो कि एक खास तरह की इमेज में आपको परफॉर्म करना है, हीरो के साथ गाना ही गाना है, मतलब आजकल जो हो या कुछ भी हो। इनफैक्ट आजकल जो प्रेशर है वो है कि आप अलग अलग इमेज में दिखाई दे। अगर आप एक इमेज में अटक गए या उसे स्टीरियोटाइप कहलाया जाए तो वो आपके लिए खतरा हो सकता है। इट्स वेरी, इनफैक्ट सिनेमा जिस तरह से बदल रही है आजकल जो अलग किस्म की फिल्में निकल रही है और एक्सेप्ट हो रही है ऑडियंसेस से, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप चेंजिंग एंड री इन्वेंटिंग योरसेल्फ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का। जो बात सोनाक्षी ने आखिर में कही बड़ा जरूरी है भाई, परिवर्तन जीवन का नियम है, बड़ा जरूरी है। तो मैं भी थोड़ा सा परिवर्तन ला रहा था अपने प्रोग्राम में, इन देश के मशहूर चर्चित चेहरों को लाकर। थोड़ा आप लोग मेरी तरफ भी आज थोड़ा अलग से दिखिएगा, हर बार नहीं भाई ये क्या ये पॉलिटिकल इकोनॉमी ये सब करता रहता है। थोड़ा देखिए, अक्षय कुमार थे हमारे साथ, विपुल शाह थे, सोनाक्षी सिन्हा थी। आप मेरी इमेज को एक्सेप्ट करिए, हो सकता है मैं इनको वापस भी बुला लूँ। फिलहाल नमस्कार।